अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर और आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इट्स स्कोप। ठीक है जी। तो बेसिकली जो हमारा टॉपिक है आपको नज़र आ रहा होगा फ्रंट पर कि व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ाई जाती है, व्हाट इज़ द रीज़न। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट नो द रीज़न कि भाई अगर कोई सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है तो उसकी वजह क्या है। ठीक है जी। और इकोनॉमिक्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है, पिछली क्लास हमारा डिमांड का टॉपिक था और आज हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हालात की पेश नज़र इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा हमारी फिजिकल क्लासेस होंगी और आपने कोशिश करनी कि आप रेगुलर हैं हमारा। तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर जो सबसे पहली हेडिंग है दैट इज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स स्टडी और डिस्कशन दैट वेदर इकोनॉमिक्स इज आर्ट्स और साइंस। यानी कि ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और ये अमूमन जो है ना लोग इसके बारे में सोचते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स, यार आवाज़ कम करो बहुत शोर हो रहा है भाई। अक्सर ये लोग सोचते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है। तो हम दोनों तरह से इसको डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक्स को एज अ साइंस भी और इकोनॉमिक्स को एज एन आर्ट भी। दोनों तरह से मैं थोड़ा थोड़ा अभी आपको बताऊंगा। आई होप यू आर मिसिंग आवर क्लासेस फिजिकल, तो कोई घबराने की बात नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। Most of the economists regard economics as a science because it is a body of knowledge which deals with the facts and rules and studies their cause with their effect. Now, economics as a science generally studied in two heads. Economics is a positive science or economics is a normative science. तो देखिए, अब दोनों के दलाइल के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि अगर इकोनॉमिक्स जो होती है वो साइंस होती है तो उसकी दलील क्या है, और अगर इकोनॉमिक्स आर्ट्स होती है तो उसकी दलील क्या है। ठीक है जी। दोनों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स के ऊपर बीइंग एज अ साइंस उसकी दलील क्या है और बीइंग एज एन आर्ट उसकी दलील क्या है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई इकोनॉमिक्स को इसलिए साइंस कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम देखते हैं कि एक कोई इवेंट हो रहा होता है तो वो कुछ फैक्ट्स और रूल्स की बुनियाद पर हो रहा होता है और उसके इफेक्ट्स भी होते हैं। तो कोई भी इवेंट होता है तो इट कैरीज सम इफेक्ट्स एज वेल। नाउ इकोनॉमिक्स इज अ साइंस जनरली स्टडी टू हेड्स। पॉजिटिव साइंस क्या होता है? Most of English economists regard economics as positive science because it examines the relationship between causes and effects. It studies economic problems which are existing and affect directly human life. इकोनॉमिक्स को पॉजिटिव साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि काफ़ी सारे इंग्लिश इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, वो पॉजिटिव साइंस कहते हैं क्योंकि ये रिलेशनशिप को डील करता है बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो कॉज एंड इफेक्ट को जब हम डील करते हैं और स्टडी करते हैं तो वो पॉजिटिव साइंस कहलाता है। मिसाल के तौर पर कि भाई डिमांड बढ़ी, मिसाल के तौर पर डिमांड बढ़ी तो प्राइस बढ़ गया, और जब प्राइस बढ़ी तो प्राइस बढ़ने के बाद ये हुआ कि लोगों ने कम खरीदना शुरू कर दिया। लोगों की कुव्वत खरीद से वो चीज़ क्या होने लगी, बाहर जाने लगी। तो ये इसके अंदर बताया गया। ठीक है जी। अब कॉज एंड इफेक्ट, कॉज प्राइस का बढ़ना, इफेक्ट डिमांड का कम हो जाना। क्यों? अब उसकी बहुत सारी जस्टिफिकेशन है। देयर आर सो मेनी जस्टिफिकेशंस इंक्लूडिंग नंबर वन कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि डिक्लाइन आ जाता है बहुत ज़्यादा, लोगों की इनकम लिमिटेड होती है। भाई जब मेरी आमदनी लिमिटेड है और फिर उनसे कहा जाए कि आप ज़्यादा खर्च करें तो हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सपेंड मोर व्हेन यू हैव द लिमिटेड लेवल ऑफ योर इनकम। अपनी मखसूस आमदनी में रहते हुए आप ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा। तो अब इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्मेटिव साइंस की जब हम बात करते हैं, सम इकोनॉमिस्ट थिंक दैट
Economics is a normative science. It tells that whether a particular thing is describable or not. The aim of economics is to promote human welfare, so it studies the factor related to what ought to be. ठीक है जी, what ought to be. So some economists think that economics is normative science. It tells whether the particular thing is describable or not. किसी भी चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. और इकोनॉमिक्स को हम प्रमोट करते हैं एज अ ह्यूमन वेलफेयर कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं. तो इकोनॉमिक्स पढ़ने की जो हमारी मेजॉरिटी रीजन है उसकी वजह ये है कि भाई हमें वेलफेयर के बारे में सोचना है, लोगों के वेलफेयर के लिए हमें काम करना है. तो वी डील इन इकोनॉमिक्स टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हम लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम करना चाहते हैं. अच्छा, अब देखिए पॉजिटिव साइंस में क्या है, कॉज एंड इफेक्ट. और नॉर्मेटिव साइंस में क्या आया, डिस्क्रिप्शन और वेलफेयर. और वेलफेयर के हवाले से क्या होता है, व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए. अगर कोई चीज नहीं होती है, कुछ ज्यादा हो रही है, कोई चीज कम हो रही है, इसमें फर्दर इसकी डिस्क्रिप्शन आती है कि भाई क्या होना चाहिए. अच्छा जी, इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट. Economics not only studies how economic problems arise, but it also recommends positive measures to end these problems. The purpose of economics is to promote welfare and satisfaction, and thus it outlines the guidelines to achieve these objectives. अब इसमें आर्ट इसको क्यों कहा जा रहा है कि ये सिर्फ ये स्टडी नहीं करता कि कैसे मसाइल जो है उभरते हैं और किस तरह से होते हैं मसाइल. इकोनॉमिक मसाइल यानी कि बेरोजगारी की वजह क्या है, महंगाई की वजह क्या है. डेफिनेटली इकोनॉमिक्स इन चीज़ों के बारे में बताती है, लेकिन इकोनॉमिक्स सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बताती नहीं है, बल्कि मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन भी करती है कि भाई हाउ दीज प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व. ये मसाइल किस तरीके से हल किए जा सकते हैं. तो इसका ये इन चीज़ों को प्रमोट करना कि भाई वेलफेयर कैसे होगा और लोगों को मुतमईन कैसे किया जाएगा, तो ये बेसिकली क्या है, दिस इज एन आर्ट. ठीक है जी. तो एक तरफ ये बात कर रही है, अल्लाह भला करे, साइंस के हवाले से भी इसके लिए दलाइल मौजूद है, और इसके लिए जो दलाइल मौजूद है वो इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, इसके हिसाब से भी दलाइल मौजूद है. इसको कॉपी भी करना है आपने, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की हेडिंग के साथ. स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की हेडिंग के साथ आप इसको कॉपी करेंगे. ठीक है. नाउ लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? अस्सलाम वालेकुम. अल्हम्दुलिल्लाह. नासिर भाई मैं क्लास लेके आपको तस्वीर सेंड करता हूँ. ठीक है, क्लास में हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. ठीक है. अच्छा जी, economics has some limitations which are as follows. Number one, economics does not study all human activities. It is limited to only those activities which are related to wealth. यानी economics डेफिनेटली जो है ना डिस्कस करती है ह्यूमन रिलेशन को और ह्यूमन बिहेवियर को. इकोनॉमिक्स डेफिनेटली डील करती है, लेकिन इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर के सिर्फ उस एक्सपेक्ट को, देखिए इकोनॉमिक्स हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत सारी है, लेकिन ये क्या करती है, सिर्फ उस एक्सपेक्ट को इकोनॉमिक्स डील करती है जिसका ताल्लुक पैसे से होता है. इकोनॉमिक्स सिर्फ उस एक्सपेक्ट से डील करती है जिसका ताल्लुक है जी किससे, पैसे से ताल्लुक, पैसा. ठीक है जी. अब पैसे से ताल्लुक किन चीजों का होता है, बेरोजगारी या रोजगार, इसका ताल्लुक किससे है जी, पैसे से. डेफिनेटली बगैर पैसे के तो रोजगार नहीं हो सकता. इसी तरह खरीदो फरोख्त, कुछ खरीदोगे तो क्या दोगे, पैसा. कुछ बेचोगे तो क्या लोगे, पैसा. नौकरी करोगे क्या लोगे, पैसा. ठीक है जी. तो इन हर वो एक्टिविटी इंसान की जिसके अंदर वो पैसा लेता है या पैसा देता है, वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज जो है वो इसका पार्ट हैं. आ रही है जी बात समझ में?
अच्छा, मैं आपको इसके अलावा ये बात हुई कि भाई ह्यूमन एक्टिविटीज सारी लिमिटेड होता। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बात ये है कि नंबर 2, इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज, इट डज नॉट स्टडी एक्टिविटीज ऑफ अदर क्रिएचर्स। इसके अलावा एक लिमिटेशन ये भी आ गई इसके अंदर, इकोनॉमिक्स सिर्फ डील करती है ह्यूमन एक्टिविटीज, लेकिन ये डील नहीं करती किसी और क्रिएचर जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसके बारे में ये डील नहीं करती। ठीक है जी। ये मेरा नंबर है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, बात कोई भी समझ में नहीं आ रही हो तो आप इस नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इकोनॉमिक स्टडीज ओनली ह्यूमन एक्टिविटीज, इट डज नॉट स्टडी एक्टिविटीज फॉर अदर क्रिएचर। इंसान के अलावा जानवरों के ऊपर ये रिसर्च नहीं करती, किसी भी चीज़ के ऊपर ये रिसर्च नहीं करती। ठीक है ना। इकोनॉमिक्स स्टडीज द एक्टिविटीज ऑफ नॉर्मल, रियल एंड सोशल मैन। आई कुछ बात समझ? इसमें क्या बात होगी कि भाई इकोनॉमिक्स किस में जो है वो किसको देखेगी समझेगी? नंबर 1, एक नॉर्मल आदमी। ये बात किसके बारे में करेगी? नॉर्मल आदमी के बारे में बात करेगी, नॉर्मल आदमी के बिहेवियर के बारे में बात करेगी, नॉर्मल बंदे के बारे में। सोशल जो होते हैं, जो ज़्यादा सोशल है या कम सोशल है, इस पर बात कर लेगी। लेकिन अगर एक बंदा पागल है उस पर इकोनॉमिक्स कोई स्टडी नहीं करती। एक बंदा कुछ पिया हुआ है, मतलब शराब वगैरह, और वो अपने अगर होशो हवास में नहीं, उसके हवाले से भी हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो खामोश है, उसके ऊपर भी हमारी इकोनॉमिक्स डील नहीं करती। तो ये लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब क्या होता है कि कौन से ऐसे बाउंड्रीज हैं, कौन से ऐसे बॉर्डर्स हैं, सर्कल्स हैं जहाँ पर इकोनॉमिक्स जाकर खामोश हो जाती है और जहाँ पर इकोनॉमिक्स का कोई किरदार नहीं। ठीक है जी। अच्छा, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की अहमियत। ठीक है जी। अब इकोनॉमिक्स की जो अहमियत है, एक तो थ्योरेटिकल है। ठीक है जी। दूसरी तरफ क्या है जी? प्रैक्टिकल। इसकी थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस भी और प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस भी है। एक एक करके हम देखेंगे। थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ मेंटल ग्रोथ। देखें, इंसान किताबें पढ़ने से उसको बहुत कुछ हासिल होता है। रूह की ग़िज़ा है ये हमारी किताब है। लोग इस बात को समझते नहीं हैं, इग्नोर करते हैं। ठीक है जी। लेकिन आप यकीन करें, जो किताबें हमें अता हुई हैं ये हमारी रूह की ग़िज़ा है और हमें इनको चाहिए कि हम इनको पढ़ें, इनको समझें। इसी तरह इकोनॉमिक्स क्या करती है? इकोनॉमिक्स इंसान के दिमाग की नशोनुमा करती है। इकोनॉमिक्स हमारे दिमाग को तेज करती है। ठीक है जी। बाय द हेल्प ऑफ स्टडिंग इकोनॉमिक्स हमें क्या हासिल होगा? वी विल गेट एन आइडिया। ठीक है जी। हमें पता चलेगा कि हमें नहीं अच्छा, ऐसे भी हम काम कर सकते हैं, वैसे भी न्यू आइडियाज डेवलप होंगे, नई नई चीज़ें हमारे जहन में आएंगी। नंबर 2, इंक्रीज रीजनिंग पावर। रीजनिंग पावर किस पावर को कहते हैं? आप लोगों की वो पावर होगी भाई, रीजनिंग पावर जो है ना, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची के बच्चे, हम लोग हर बच्चे में हमारे यहाँ रीजनिंग पावर होती है। अब ये क्या होता है? अच्छा भाई, मैं जो है ना, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं काम नहीं कर सका, मैं मसरूफ था इसलिए मैं भूल गया तो मैंने काम नहीं किया। ऐसे बहाने आप बनाते नहीं बनाते? वो तो आप बच गए, नहीं तो अभी मैं टेस्ट ले ही रहा होता आप लोगों का ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वक्त आएगा। तो अब रीजनिंग पावर क्या है भाई? मैं ये काम नहीं कर सका इस वजह से। तो ये रीजनिंग पावर तो आप मानेंगे कि हर बंदे में होती है कि जब कि उसको किसी काम करने को कहा जाए और जब वो काम नहीं कर पाए तो वो क्या करता है? टोपी।
ठीक है जी, बेवकूफ़ बनाता है कि भाई इसलिए हो गया, इस वजह से मैं काम नहीं कर पाया, और उस वजह से मैं काम नहीं कर पाया, और मैं यूँ हो गया और यूँ हो गया। अच्छा, तो रीजनिंग पावर, थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स की क्या है? तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद आपको अंदाजा होता है कि अच्छा प्राइस यूँ बढ़ गई, प्राइस की बढ़ने की वजह ये थी, डिमांड बढ़ने की वजह ये थी, महंगाई जो बढ़ रही है उसकी वजह ये थी। ठीक है जी, तो रीजनिंग पावर आपकी आएगी, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि अगर महंगाई बढ़ रही है, प्राइस एंड डिमांड कम हो रही है जी, मैं नोट कर रहा हूँ। चाय का हमारे लिए बंदोबस्त है क्या? बहुत शुक्रिया, अगर मिल जाए तो सर में दर्द सा हो रहा है। आप लोग चाय पी सकते हैं, ऑनलाइन चाय का भी इंतजाम है हमारे यहाँ। अच्छा, तो इंक्रीज रीजनिंग पावर हो गई नंबर 3। अटेनिंग परफेक्टनेस। अटेनिंग परफेक्टनेस क्या होता है जी? अटेनिंग परफेक्टनेस ये है कि जब आपको रीजनिंग भी आ गई, आपको पता है क्या चीज़ किसकी वजह से बढ़ सकती है, किसकी वजह से कम हो सकती है, तो ये होगा भाई कि आप हर रीजन को क्योंकि जानते हो, आप पहले से ही उसका आप ध्यान रखेंगे। भाई हमें पता है, अब हमें पता चल गया कि कोरोना, सोशल डिस्टेंसिंग, यूं 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 यूं। अब हम क्या करेंगे? एहतियात करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, 2 मास्क। भाई मास्क लगा रहे हैं, हम क्यों लगा रहे हैं मास्क? ताकि हम किससे बच सकें? कोरोना से बच सकें। लोगों से दूर हैं, आपको घरों पर बिठा दिया गया, वजह क्या? कोरोना से बचना। तो देखें, फायदा है अगर आपको बताओ रीजनिंग। कभी अगर कोई बीमारी होगी, किस वजह से होगी? ठंडा ना खाओ, आइसक्रीम ना खाओ, सर्दी है, गर्म कपड़े पहनो। रीजनिंग, हमें पता है सर्दी कब लगेगी? जब गर्म कपड़े नहीं पहनेंगे सर्दी लगेगी। हमने इसका सोल्यूशन क्या निकाला? गर्म कपड़े पहन लिए, सर्दी से हमने बचा लिया अपने आप को। तो परफेक्टनेस आ गई ना हमारे अंदर, क्या भाई सर्दी आ गई तो हमने कपड़े पहन लिए, गर्मी आएगी हम कपड़े हल्के पहनेंगे। दिस इज कॉल्ड परफेक्टनेस, कि हमें हर चीज का तोड़ पता है, वी नो द रीजन, हमें हर चीज का तोड़ पता है। अच्छा जी, इसके बाद है सिविक सेंस। सिविक सेंटर में तो आपके उस्ताद मोहतरम सिविक सेंटर में ही होते हैं। तो सिविक सेंटर सुना होगा आपने। सिविक सेंस क्या होता है? शहरियों को, मतलब उनके दिमाग में चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजों के मामले में उनको अकल और समझ आना। थैंक यू भक्ति भाई। ठीक है, अकल और समझ आना शुरू हो जाती है कि भाई ये काम हुआ है, ये हम, वी आर लिविंग सिटीजन इन दिस प्लेस, इन दिस सिटी, और हमारी ये जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है। अच्छा, लिखना क्या है मैं आपको बता दूं, देखें थोड़ा सा इस पर तवज्जो रखिएगा। ये देखे ना स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स से आप लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, मेरा नोट कर लें, सवाल मैं बोल रहा हूँ। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स में पहले, सबसे पहले हेडिंग आएगी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या आएगा? फिर लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स की हेडिंग आएगी, ये आपके सामने लिखा हुआ है सारा, लिमिटेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स का, ये सारा आप लिखेंगे। इसको आप पॉज कर लेंगे मेरी वीडियो को, तो आप इजीली आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपने नहीं लिखना है। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपने नहीं लिखना है। फिलहाल मैं बताऊंगा जो लिखना होगा। ये आपको समझाने के लिए चार्ट बनाया हुआ है। लेफ्ट साइड पे तमाम चीजें थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंस, राइट साइड पे प्रैक्टिकल सेंटर, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के नीचे सारी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस के हवाले से बात। अब इसकी प्रैक्टिकली भी अहमियत है स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स को पता चलेगा मुल्क में हो क्या रहा है, कैसे टैक्स का निज़ाम है, कैसे सरकारी इदारे चल रहे हैं, कैसे प्राइवेट इदारे चल रहे हैं, टैक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, बिजली पानी गैस में टैक्सेस क्यों लगाए गए, ये भाई हम चाय पीते हैं उसमें भी टैक्स होता है, हम बिस्किट खाते हैं उसमें भी टैक्स होता है, उसमें किस किस्म का टैक्स होता है, ये क्यों होता है, हमसे अलग से आके हमसे क्यों नहीं मांगते कि टैक्स दे दो। भाई हम एक बिस्किट खाते हैं ना, उसमें भी टैक्स लगा दिया गया, तो हर चीज में टैक्स लगा दिया, क्यों? क्योंकि हमसे सीधे, जब हम सीधे तरीके से टैक्स देने को तैयार नहीं है, इसलिए हमसे इस तरीके से टैक्स लिया जाता है। स्टूडेंट्स को डेफिनेटली पास भी करना है, आपको फर्स्ट ईयर पढ़ना है, तो आपको पेपर तो देने ही होंगे ना, और उसके लिए आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी होगी। फॉर इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमिस्ट कौन लोग होते हैं? ये मुल्क को चलाने वाले लोग होते हैं। अब क्योंकि इनको पूरा मुल्क चलाना होता है, पूरे मुल्क को चलाने के लिए अभी 22 मिनट होने वाले हैं। अच्छा मैं पोस्ट करता हूँ जी। तो इंपॉर्टेंस की हम बात कर रहे थे फॉर इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है? देखें, उसने टैक्स सिस्टम बनाना होता है मुल्क का, इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करना होता है, मनी सप्लाई को देखना होता है,
ठीक है जी। तो एक इकोनॉमिस्ट के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं शुरू की क्लास में कि एक मेडिकल जो डॉक्टर बनता है, एक इंजीनियर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, उन दोनों से ज्यादा जिम्मेदारी इकोनॉमिस्ट की होती है, क्योंकि सबसे बड़े मसाइल किसी भी मुल्क के लिए महंगाई हो सकता है और बेरोजगारी हो सकता है, और इसको कंट्रोल करने की जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बुनियादी जिम्मेदारी किसकी होती है जी? वो इकोनॉमिस्ट की होती है। ठीक है जी। तो उसके लिए इकोनॉमिक्स पढ़ना, डिमांड सप्लाई इफेक्ट्स देखना, टैक्स कलेक्शन देखना, ये सब कुछ बहुत जरूरी होता है। इसके बाद है फॉर बिजनेसमैन। देखें, बिजनेसमैन कोई भी कारोबार, कोई भी जो बिजनेसमैन बिजनेस करता है, तो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट कि उसने प्रॉफिट कमाना होता है। सही है जी। उसने क्या करना है जी? प्रॉफिट कमाना। अब प्रॉफिट कमाने के लिए भी एस्टिमेशंस बहुत सारी जरूरी होती हैं कि मैं क्या प्राइस रखूंगा कि लोग मेरे पास आएंगे, उनकी परचेसिंग पावर क्या है। ठीक है जी। अब जिस एरिया में, मिसाल के तौर पर, हमने जो है ना रेडीमेड गारमेंट्स की हमने शॉप खोली है जी, पैंट शर्ट है हमारे पास वगैरह वगैरह, अब हम कितने की शर्ट बेच रहे हैं और वहां पर लोग जो है वो कितने की शर्ट परचेज करना चाहते हैं, पहले हमें स्टडी करना होगा। ठीक है जी। अगर वो 1000-1200 वाली लेने को फौरन तैयार हो जाते हैं तो हमने वो उसी रेट की वहां पे शर्ट्स बेचनी होंगी। ठीक है ना। 5000 की अगर लेते हैं तो हमें उसी रेट की बेचनी होगी। अगर वो 300, 400 और 500 वाले लोग हैं वहां पर, तो हमें उसी रेट पर वो प्रोडक्ट्स लेकर आने होंगे, तभी हमारा सेल होगा। ठीक है जी। अगर आज हम देखते हैं जो ब्रांडेड बड़े बड़े चेन रेस्टोरेंट्स हैं, वो कराची के मुज़फ़्फ़राती इलाकों में नहीं होते, क्योंकि वहां पर लोगों को पता है कि यहाँ पर इनकी परचेसिंग पावर नहीं है। तो जहां पर उनकी परचेसिंग पावर नहीं होती, वहां पर वो बिजनेस भी नहीं होता। बिजनेस सिर्फ उसी जगह पर किया जाता है जहां पर इकोनॉमिस्ट को इस बात का अंदाजा हो जाए कि यहाँ पर इसकी परचेसिंग पावर है। तो जहां पर परचेसिंग पावर होती है, वहीं पर ट्रेडिंग होती है, बिजनेस होता है। तो ये इसके लिए स्टडी करना इकोनॉमिक्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द industrialist, for the businessman, to have the study and the knowledge of the economics. Then he will be able to decide whether the business will be feasible at particular place or not. Now the next is for industrialist. Industrialist क्या करता है जी? Industrialist ये करता है कि वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्ट को डिजाइन करता है। प्रोडक्ट डिजाइन कब होता है? पहले लोगों से डिस्कस किया जाता है, लोगों से डील किया जाता है, और जब हमें अंदाजा होता है कि हाँ भाई ये फला प्रोडक्ट बना सकता है और ऐसे ऐसे, तो और वहां पर लोग खरीदने वाले हैं, इसके लिए बहुत सारी डिटेल स्टडी होती है, ये भी इकोनॉमिक्स का पार्ट बन जाती है। इसके बाद है फॉर ट्रेडर। ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो सामान खरीदते हैं बल्क क्वांटिटी में और लोअर प्राइस पर और हायर प्राइस पर बेचते हैं इन स्मॉलर क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड ट्रेडर्स। बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी मौजूद हैं। इम्तियाज सुपर स्टोर आप देख लें, मेडिकल स्टोर जो आपने सबने देखे होंगे, तो दे आर ट्रेडर्स। अच्छा जी, तो यहीं पर फिलहाल हम रोकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो मिलेगा यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।